नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह राजपूत एमजीसीआई के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स के एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है तरंग प्रकाशिकी। तो प्रकाशिकी यानी प्रकाश का अध्ययन ये दो प्रकार से होता है। प्रकाश का जो अध्ययन है बेटा, इसी को हम लोग प्रकाशिकी कहते हैं। और ये प्रकाशिकी दो तरह से हम लोगों को पढ़ना होती है। जब हम प्रकाश को सीधी रेखा में चलते हुए मानते हैं तो इसे हम कहते हैं बेटा किरण, और इस समय प्रकाश का जो अध्ययन है वो कहलाता है किरण प्रकाशिकी। ये हम लोग रे ऑप्टिक्स यानी लास्ट चैप्टर में ही हम लोगों ने पढ़ा है इसे डिटेल में। पूरे चैप्टर में हमने प्रकाश को इस प्रकार से सीधी रेखा में चलता हुआ माना था। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा तरंग प्रकाशिकी, जिसमें प्रकाश इस तरह से तरंग के रूप में चलता है। इसे हम कहते हैं तरंग प्रकाशिकी। ठीक है, तो इस चैप्टर में अलग क्या होने वाला है? इस चैप्टर में अलग ये होने वाला है कि प्रकाश इस प्रकार से हम बनाएंगे। प्रकाश का चित्र बनाना होगा जब भी, तो हम लोग मैक्सिमम टाइम यही बनाएंगे, है ना। कभी कभी यूज कर लेंगे इसका, क्योंकि ये भी हमने पढ़ लिया है। अब ये चैप्टर स्टार्ट होता है प्रकाशिकी वाला प्रकाश की प्रकृति से। प्रकाश की प्रकृति, तो प्रकाश की प्रकृति को समझाने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग थ्योरी आई है। सबसे पहले जो थ्योरी आई है, जो सिद्धांत आया है, वो न्यूटन साहब का है। तो सबसे पहले बताया था न्यूटन साहब ने, न्यूटन का कणिका सिद्धांत देकर के। इस सिद्धांत में कुछ थ्योरेटिकल चर्चाएं हैं बेटा, ठीक है। बहुत ज्यादा इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। इन्होंने माना कि प्रकाश जो है वो कण है ना। प्रकाश बहुत ही छोटी छोटी कणों से मिलकर के बना है। इन छोटे छोटे कणों को कहा जाता है कणिका। यानी न्यूटन साहब ने प्रकाश को कण माना है। न्यूटन साहब के हिसाब से प्रकाश की प्रकृति कण की है, पदार्थ की है। तो न्यूटन साहब ने कणिका सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि प्रकाश बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है और इन कणों को कहा जाता है कणिका। फिर उन्होंने कहा कि प्रकाश के कणों का आकार अलग अलग होता है और इन अलग अलग आकारों की वजह से ही हमें अलग अलग रंग दिखाई पड़ते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि जो लाल रंग है, रेड कलर, इस लाल रंग के कण का आकार बैंगनी रंग के कण की तुलना में बड़ा होता है। मतलब ये हमारा हो गया लाल कलर और ये हो गया बैंगनी कलर। ठीक है, तो बैंगनी कलर के जो कण है उनका आकार लाल कणों की तुलना में छोटा होता है। तो अलग अलग आकार की वजह से हमें अलग अलग कण दिखाई पड़ते हैं, अलग अलग रंग दिखाई पड़ते हैं। तो जो रंग है बेटा, जो अलग अलग रंग है, अलग अलग वर्ण है, वो इन कणिकाओं के आकार पर निर्भर करता है। और भी इन्होंने बहुत सारी बातें कही, जैसे कि ये कणिकाएं, ये जितने भी कण हैं, ये कणिकाएं जब हमारे रेटिना से आकर टकराती हैं तो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। एक और पॉइंट इन्होंने कहा था जो कि बाद में गलत साबित हो गया, लेकिन उस समय हम यही मानते थे। इन्होंने कहा कि प्रकाश जो है, इसकी चाल माध्यम में
माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है वायु में प्रकाश की चाल से। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हालांकि अपने को पता है कि ये जो बात है ये गलत है। आज हम जानते हैं कि बात गलत है। वायु में जो चाल है वो ज्यादा है और किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल वायु की तुलना में कम ही होती है। ठीक है, तो पहली थ्योरी ये थी, और भी उन्होंने कुछ पॉइंट इसमें दिए थे, पर मेन पॉइंट इसमें यही है। आगे बात करें, न्यूटन साहब के बाद हाइगेन नाम के एक वैज्ञानिक आए, हाइगेन, और हाइगेन ने तरंग सिद्धांत दिया। हाइगेन साहब का तरंग सिद्धांत, इन्होंने क्या माना है बेटा? इन्होंने माना है कि प्रकाश एक तरंग है। इन्होंने क्या माना है कि प्रकाश एक तरंग है, और इन्होंने प्रकाश को एक अनुदैर्ध्य तरंग माना है। इनके हिसाब से प्रकाश एक अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, और अनुदैर्ध्य तरंग जो है वो इस तरह से चलती है, संपीड़न, विरलन, फिर संपीड़न, विरलन, इस तरह से प्रकाश चलता है। यह अनुदैर्ध्य तरंग है, और यह भी हम लोग जानते हैं कि यह बात गलत है। ये आज हम जानते हैं कि प्रकाश की जो प्रकृति अनुदैर्ध्य नहीं है, प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ है। प्रकाश इस प्रकार से चलता है, श्रृंग और गर्त के रूप में। ठीक है, ये संपीड़न और विरलन के रूप में नहीं चलता। दूसरी बात कि हाइगेन साहब ने जो तरंग सिद्धांत दिया था, वास्तव में ये तरंगाग्र को समझाता है। तरंगाग्र को समझाता है। ये जो हाइगेन साहब का तरंग सिद्धांत है, वास्तव में तरंगाग्र का कॉन्सेप्ट हमें समझाने के लिए बताया गया है। अब इस सिद्धांत में कुछ कमियां थी बेटा, इसको दूर करके हाइगेन साहब ने द्वितीय तरंगिका का सिद्धांत दिया था। मतलब इसके बाद हाइगेन साहब रुके नहीं, अपने सिद्धांत में जो गलतियां थी उनको सुधार करके तुरंत उन्होंने एक नया सिद्धांत दिया, जिसका नाम है द्वितीय तरंगिका का सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है बेटा, ये पहली बात तो हमको तरंगाग्र को समझाता है। तरंगाग्र को हम इंग्लिश में वेव फ्रंट बोलते हैं, वेव फ्रंट। इसको समझाने के लिए नियम था। द्वितीय तरंगिका का सिद्धांत भी दे दिया इन्होंने। अब इसके बाद क्या होता है कि बहुत सारी घटनाओं को यह सिद्धांत समझा पाया। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें कि न्यूटन साहब का जो कणिका सिद्धांत है, इसने भी परावर्तन, अपवर्तन आदि को समझाया, लेकिन कुछ घटनाओं को प्रकाश की नहीं समझा पाया। इसीलिए हमें हाइगेन के तरंग सिद्धांत की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, अब कौन कौन सी घटना थी जो ये सिद्धांत समझा पाया? तो बेटा ये परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन आदि घटनाओं को समझा पाया। और इस सिद्धांत ने क्योंकि मान लिया था कि ये प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग है, इसलिए ये ध्रुवण को नहीं समझा पाया, प्रकाश विद्युत प्रभाव को नहीं समझा पाया। ठीक है, तो ये ध्रुवण और प्रकाश विद्युत प्रभाव को नहीं समझा पाया। हालांकि हम इसे अनुप्रस्थ तरंग अगर मान लेते तो यह ध्रुवण को भी समझा पाता। क्लियर है बात ये? तो हाइगेन साहब का सिद्धांत भी हमें समझ में आ गया सब।
अब बात है सर तरंगाग्र क्या है, जिसे समझाने के लिए हाइगन साहब ने नियम दिया। तो तरंगाग्र, आपने पानी के अंदर अगर एक पत्थर डाल दें तो एक लहर उठती है वृत्तीय आकार की, वो है तरंगाग्र। तरंगाग्र मतलब जब बहुत सारे कण एक ही स्थिति में होते हैं तो वो पूरी सतह, वो सारे कण मिलाकर जो सतह बनाते हैं उसे हम तरंगाग्र कहते हैं। तरंगाग्र के प्रकार होते हैं बेटा, कई प्रकार के तरंगाग्र होते हैं। तरंगाग्र कई प्रकार के होते हैं। जैसे सबसे पहला हम ले लें, यहां सीरियल नंबर लेके यहां स्रोत ले लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई बिंदु स्रोत है, बिंदु स्रोत, तो बिंदु स्रोत में क्या होगा बेटा, एक ये स्रोत है और इसके आसपास चारों ओर स्पेस में एक गोलीय तरंगाग्र बन जाएगी, है ना। एक वृत्तीय नहीं है, पानी में ये वृत्त है, लेकिन मान लो कि हवा में एक बॉल है तो उसके आसपास गोले बनेंगे बहुत सारे, कुछ छोटे कुछ बड़े, अलग अलग सतहों के। उन गोलों को हम कहेंगे तरंगाग्र। ठीक है, तो बिंदु आकार का जो तरंगाग्र है, तरंगाग्र होगा बेटा गोलीय। इसकी अगर हम बात करें तीव्रता की, कि सर इसकी तीव्रता कितनी होगी, तो तीव्रता E बराबर बेटा I बराबर होता है E/AT। तीव्रता I बराबर E/A, जो कि क्षेत्रफल है गोले का, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 4πr² इंटू T। मतलब तीव्रता समानुपाती होती है 1/r² के, या कह दे कि व्युत्क्रमानुपाती होती है r²। और बात करें हम आयाम की, क्योंकि बेटा ये भी बातें कभी कभी अपने से पूछ ली जाती है, तो आयाम को अगर मैं A0 बोल दूं तो I जो है A0 के समानुपाती होता है। ये कक्षा 11वीं के टॉपिक वेव, जो कक्षा 11वीं का टॉपिक है हमारा तरंग, उसमें अपन पढ़ते हैं कि I समानुपाती होता है A² के, तीव्रता समानुपाती होती है आयाम के वर्ग के। तो I की जगह अगर मैं A² लिख दूं और 1/r² लिख दूं, तो यहां से मुझे पता लगेगा कि A जो है A0 ये R के व्युत्क्रमानुपाती है, दोनों का वर्ग कैंसल आउट हो जाएगा। तो तीव्रता r² के व्युत्क्रमानुपाती है, जबकि आयाम R के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, इसी तरह से हम और भी प्रकार के तरंगाग्र की चर्चा कर सकते हैं। ये देखिए, दूसरे प्रकार का जो तरंगाग्र है बेटा, ये है रेखीय स्रोत के कारण। रेखीय स्रोत मतलब समझ लो कि एक ट्यूबलाइट है, एक बेलन है, वो इस कमरे के ठीक बीच में लटका हुआ है, तो उसके आसपास जो सतह बनेगी बेटा वो बेलन के आकार की बनेगी, इस प्रकार से, ऐसे, इस प्रकार से बेलन के आकार की उसमें तरंगाग्र बनने वाली है। तो इसका नाम क्या हो गया बेटा, बेलनाकार, बेलनाकार। और इसकी तीव्रता का क्या होगा बेटा, तो I बराबर E/AT होता है। A जो क्षेत्रफल है बेटा वो होगा 2πRH इंटू T। यहां तीव्रता देखो तो बेलन की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती है, I व्युत्क्रमानुपाती है R के। और अगर मैंने यहां A² लिखा तो स्क्वायर इधर जाएगा, रूट बनेगा। मतलब अगर मैंने यहां लिखा A0 का स्क्वायर 1/R, तो A0 व्युत्क्रमानुपाती होगा √R के। कभी कभी पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव है बेटा, आयाम और तीव्रता के बारे में भी पता होना चाहिए। तीसरा, अनंत पर रखा बिंदु
या रेखीय स्रोत, एक बिंदु स्रोत या रेखीय स्रोत जो कि अनंत पे रखा है, उसकी वजह से बेटा समतल आकार की हमें तरंगाग्र प्राप्त होती है। अब समतल क्या होता है बेटा, आई बराबर ई अपॉन ए टी। अब समतल जो है वो तो एक आयत के रूप में हो सकता है, तो ए बी इंटू टी, मतलब तीव्रता त्रिज्या पे निर्भर नहीं करती। और ए स्क्वायर भी अगर आई की जगह आप लिखोगे ए नॉट, तो ए नॉट भी आर पे निर्भर नहीं करता, त्रिज्या पे निर्भर नहीं करता। इस बात का अपने को ध्यान रखना है। क्लियर है? इसको ध्यान से आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं बेटा अब हम और बात करते हैं तरंगों के अध्यारोपण की। तरंगों का अध्यारोपण, अब यह भी बेटा हम लोगों ने 11th क्लास के वेव चैप्टर, तरंग चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तरंगों का अध्यारोपण यानी तरंगों का आपस में मिलना। मान लीजिए किसी बिंदु पे एक तरंग ऐसे आ रही है और इस बिंदु पे मिलती है, और एक और तरंग है वो भी इसी बिंदु पे आती है। दोनों तरंगे जब इस बिंदु के ऊपर मिलेंगी तो इसकी तीव्रता और आयाम दोनों बदल जाएगा। तीव्रता मान लीजिए पहले का आयाम A1 है, तीव्रता I1 है, और दूसरी तरंग का आयाम A2 है और तीव्रता I2 है, तो कुल तीव्रता कितनी होगी, कुल आयाम कितना होगा? तो देखिए सबसे पहले अपन कुल आयाम की बात कर लेते हैं ए नेट की, तो वो आ जाएगा अंडर रूट में A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 cos फाइव। ये इसका एक बेसिक सूत्र है। अब यहां पे सर ये फाई क्या चीज है, तो इसे भी अपन समझते हैं, जहां पर फाई कलांतर है। जब ये दोनों किरणें किसी बिंदु पे मिलेगी तो इस बिंदु पे दोनों की कला, दोनों का एंगल बराबर नहीं होगा, उनके एंगल में कुछ अंतर होगा गिरने के, और उसी अंतर को हम कहते हैं कलांतर यानी कोणों में अंतर। इसमें भी एक फेमस केस है बेटा कि यदि मान लीजिए हम A1 और A2 को बराबर मान लें और दोनों को लिख दे A0, तो क्या हो जाएगा? तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आता है 2A0 cos स्क्वायर फाइव बाय 2। ये बहुत ही फेमस सूत्र है बेटा, इसका इस्तेमाल भी हम लोग यंग के द्विस्लिट प्रयोग में करेंगे। ये बेसिक सूत्र है और इसका एक स्पेशल केस है ये वाला। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने बात की अभी किसकी, आयाम की, लेकिन अगर हम तीव्रता का संबंध बनाने की कोशिश करें तो देखिए तीव्रता का भी संबंध यही आएगा। तीव्रता आई नेट बराबर अंडर रूट I1 स्क्वायर I2 स्क्वायर 2I1 I2 cos फाइव। ठीक है? अब इसको जब हम लोग फर्दर यूज करते हैं, अगर मैं इसको इस सूत्र को इससे ही बना दूं ए स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर जो है वही क्या बन जाता है बेटा, अब देखिए हम बात करेंगे तीव्रता की। जो तीव्रता है बेटा आई नेट, टोटल तीव्रता, यह निकाली जाती है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट का I1 रूट का I2 और cos फाइव। यहां पे भी बेटा I1 I2 तो तीव्रताएं हैं अलग अलग तरंगों की, और cos फाइव में फाई कलांतर है।
इसमें भी अगर हम मान लें कि दोनों जो तरंगे हैं उनकी तीव्रताएं बराबर अगर होंगी और इनको आई नॉट लिखा जा सकता है, तो जो टोटल तीव्रता होगी वो होगी 4I0 cos स्क्वायर फाई बाय 2। क्लियर है? ये होगा बेटा फॉर्मूला। अच्छा, एक चीज और है, यहां मैं भूल गया, छोटी सी गलती हो गई अपने से कि यहां ये स्क्वायर नहीं आएगा। इसका जब स्क्वायर करोगे, यहां स्क्वायर नहीं आएगा, इसको सॉल्व करने पे 2A0 cos फाई बाय 2 आता है। ठीक है। अब सर ये तरंगों के अध्यारोपण में हमने ये तीव्रता के और आयाम के सूत्र याद कर लिए, तो ये जनरल सूत्र है बेटा, है ना। इस पे जो क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम, ऑब्वियसली इसका भी उपयोग होता ही है। यहां पे भी अगर अपन इसके आई के मैक्सिमम और मिनिमम होने की बात करें तो यहां दो सूत्र अपन और लिख सकते हैं कि आई मैक्स कितना आएगा और आई मिनिमम कितना आएगा, तो उसका भी अपने पास सूत्र है, इसको भी आप याद रखने की कोशिश जरूर करेंगे कि आई नेट का अगर मैक्सिमम मान निकालना है तो वो आता है रूट का I1 प्लस रूट का I2 और इसका होल स्क्वायर। ये बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, ये जरूर अपने को याद होना चाहिए, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं। और आई मिनिमम अगर निकालना है तो वो आता है रूट का I1 माइनस रूट का I2 का होल स्क्वायर। तो आई मैक्सिमम और आई मिनिमम के मान कई बार पूछे जाते हैं और अपने को ये सूत्र याद है तो अपन आसानी से उनको कर लेंगे। बेसिक सूत्र यही है, लेकिन इसके ये दो स्पेशल केस बहुत ज्यादा उपयोगी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा हम और बात करते हैं कुछ और सूत्रों की। जैसे हम बात करें आई समानुपाती a स्क्वायर है, तो इससे हम सूत्र बना सकते हैं कई सारे। जैसे मैंने बनाया I1 अपॉन I2 बराबर A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब A मैक्सिमम अपॉन A मिनिमम भी हमको आना चाहिए। A मैक्सिमम होता है जब आयाम दोनों जुड़ जाए सीधे सीधे, और A मिनिमम होता है जब आयाम सीधे सीधे घटा दिए जाएं। तो अगर इसी सूत्र में I1 अपॉन I2 की जगह में I मैक्स अपॉन I मिनिमम निकालूं तो A मैक्स अपॉन A मिनिमम आ जाएगा, A मैक्स अपॉन A मिनिमम, इसका स्क्वायर आ जाएगा। और A मैक्स और A मिनिमम तो ये होता है, तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। और अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का तो हमारे पास सीधे सीधे सूत्र भी है। ये सूत्र अगर यहां लगा दूं तो अधिकतम में ऊपर हम प्लस लिख देंगे, रूट I1 प्लस रूट I2 अपॉन मिनिमम में माइनस लिख देंगे, रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है? तो ये सारी चीजें हमें अच्छे से याद होनी चाहिए बेटा, क्योंकि व्यतिकरण में जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा उसमें यही सारे सूत्र इस्तेमाल होंगे। व्यतिकरण में होता वास्तव में यही है कि दो तरंगे आपस में मिल जाती हैं। हम अगले वीडियो लेक्चर में इसकी चर्चा करेंगे कि जब दो तरंगे आपस में मिल जाती हैं तो उनका आयाम और तीव्रता दोनों बदल जाती है, और आयाम और तीव्रता बदलने की जो घटना है इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का व्यतिकरण। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही बेटा, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।